एजुकी नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे सामने कुछ नोट्स और स्लाइड्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करते हैं। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में किन किन देशों से प्रेरणा ली गई, और ये जानना ना बहुत दिलचस्प है कि कैसे दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को चुनकर हमारे संविधान में पिरोया गया। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि इन विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संविधान की नींव में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा था। तो सबसे पहले और सबसे बड़े स्रोत की बात करते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। ये बिल्कुल सही है। हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद वो सीधे इसी अधिनियम से लिए गए हैं। तो 50 मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, बहुत बड़ा। कुछ तो शब्दशः मतलब वर्बेटम जैसे के तैसे, और कुछ में बहुत मामूली बदलाव किए गए हैं। ये हमारे संविधान का ढांचा या कहिए कंकाल माना जा सकता है। अब आते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका पर। यहाँ से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण अवधारणाएं ली हैं? अमेरिका से हमने बहुत ही मौलिक चीजें ली हैं। सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का विचार। अच्छा, विचार वहां से आया। हाँ, विचार। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायपालिका की शक्ति कि वो संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सके, और संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत भी यहीं से प्रेरित है। और मैं देख रहा हूँ वित्तीय आपात भी। जी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और कानूनों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी अमेरिकी संविधान की देन है। और पदों के बारे में भी कुछ लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचित होना और उस पर महाभियोग माने इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ही ली गई हैं। ठीक है, अब उस देश की बात करते हैं जिसने हम पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, ब्रिटेन। संसदीय व्यवस्था तो जाहिर है वहीं से आई होगी। सही पकड़ा। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम, द्विसदनीयता मतलब बाइकैमरलिज्म जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, और संसदीय विशेषाधिकार भी। हाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सब ब्रिटेन की देन है। कानून के क्षेत्र में भी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण प्रक्रिया जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, और एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से अपनाई है। और कानून के समक्ष समानता। जी, इक्वालिटी बिफोर लॉ का विचार भी यहीं से है। अगला देश है आयरलैंड। यहाँ से क्या खास लिया गया? आयरलैंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, डीपीएसपी। जी, ये वो सिद्धांत है जो सरकार को बताते हैं कि नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था माने मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में वो जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। हाँ, नॉमिनेशन। जी, वो नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ही प्रेरित है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। यहाँ से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ये क्या है? देखिए, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे शिक्षा, वन इत्यादि। ये केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन, और किसी बिल पर अगर गतिरोध हो जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से हमने अपने संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए प्रेरणा ली है। इसमें क्या खास बात है? कनाडा का मॉडल एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था पर जोर देता है। हमने वहीं से संघात्मक विशेषताएं ली हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अच्छा, रेसिडुअरी पावर्स। जी, रेसिडुअरी पावर्स वेस्ट विद द सेंटर। इसका मतलब है कि जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है।
साथ ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कनाडाई मॉडल पर ही आधारित है। अब दो और महत्वपूर्ण देश, फ्रांस और रूस। फ्रांस की क्रांति के 3 नारे थे: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन्हीं आदर्शों को हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बिल्कुल। साथ ही गणतांत्रिक व्यवस्था, रिपब्लिक, यानी देश का प्रमुख वंशानुगत न होकर चुना हुआ होगा, ये भी फ्रांस से लिया गया है। और रूस मतलब तत्कालीन यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान लिया है। और हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श भी रूस से प्रेरित हैं। जर्मनी और जापान से भी कुछ लिया गया है? हाँ, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये प्रावधान लिया है कि आपातकाल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। अच्छा। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना होगा। और अंत में दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें ली हैं। पहली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि संविधान समय के साथ बदल सके। बिल्कुल। और दूसरी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की प्रक्रिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना है। एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के कानूनी सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के अधिकार और कर्तव्य। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रिटेन का विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ कहता है कि कानून सर्वोच्च है। ओके। अमेरिका का कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कहता है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार होगा। और जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर जोर देती है। और अधिकार बनाम कर्तव्य। इसी तरह अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए, जो नागरिकों को राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। जबकि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, जो नागरिकों से देश के प्रति अपेक्षा रखते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भारत का संविधान किसी एक जगह से नहीं, बल्कि विश्व के कई बेहतरीन संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया एक अनूठा मिश्रण है। मतलब ये एक उधार का थैला नहीं है, जैसा कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये उधार का थैला नहीं है, क्योंकि हर विदेशी स्रोत को भारतीय जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से बदला गया, उसे भारतीय बनाया गया। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जिसने दुनिया भर की अच्छी बातों को खुद में समाहित किया है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या संविधान में सिर्फ विदेशी स्रोत ही हैं, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो पूरी तरह से मौलिक और भारतीय है? इस पर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।